हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एल्कीन हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट डीपीपी। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेप इन चेन प्रोपेगेशन स्टेप ऑफ इथेन। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, हाइड्रोकार्बन बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं हेलोजिनेशन में। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस में अगर हम बात करें तो बेसिकली रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप की रिएक्शंस होती है। इसमें से पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में बेसिकली क्या होता है, इनिशिएशन में बेसिकली जो हेलोजन होगा, जैसे कि मैं Cl ले लेता हूं यहाँ पर, तो Cl फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल जनरेट होगा। सेकेंड जो टर्म होता है वो होता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन और प्रोपेगेशंस में बात करते हैं तो प्रोपेगेशंस में 2 स्टेप होती है। फर्स्ट में जो भी आपके पास में एल्किल हैलाइड है और यहाँ से जो फ्री रेडिकल हेलोजन जनरेट हो रहा है, उनके बीच में रिएक्शंस होती है, फ्री रेडिकल ब्रेकिंग होती है। फ्री रेडिकल ब्रेकिंग में ये एल्किल फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से HCl का फॉर्मेशन होता है। और एक सेकेंड स्टेप और होती है, इसमें जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ये फ्री रेडिकल फर्दर हेलोजन के साथ में जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था उनके कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके RCl प्लस Cl फ्री रेडिकल फिर से जनरेट करते हैं। थर्ड स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप पे जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो फ्री रेडिकल हमारा Cl यानी कि Cl जो फ्री रेडिकल था, जो हमारा यहाँ पर था, वो Cl फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और फ्री रेडिकल से जब कंबाइन करता है तो उस कंडीशन में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, यानी R फ्री रेडिकल देन Cl फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा तो RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड में Cl फ्री रेडिकल जो रिमेनिंग होते हैं वो फर्दर फिर से हेलोजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एल्कीन बनाते हैं। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल की और फ्री रेडिकल को ये एक्सप्लेन करता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोपेगेशन स्टेप की बात करते हैं। तो प्रोपेगेशन स्टेप हमारे पास में है। अब इसको मैच करते हैं कि ये कहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिएगा, अगर इस स्टेप को देखें और थर्ड वाला ऑप्शन देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये हमारे पास में ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से एक H फ्री रेडिकल निकला और H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ में HCl का फॉर्मेशन कर दिया और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर एज द इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो बेसिकली जो आंसर है दैट इज द थर्ड। क्लोरीनेशन ऑफ एन एल्केन वॉल्स। देखिए क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो एल्केन जो होता है, जब हम लोग एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोजिनेशन जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्री रेडिकल जो होता है वो एज द इंटरमीडिएट या रीजेंट यहाँ पर वर्क करता है। तो फ्री रेडिकल रीजन यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल यहाँ पर अगर देखें तो फ्री रेडिकल कौन सा होगा, हेलोजन का फ्री रेडिकल कौन सा होगा, ये फ्री रेडिकल होगा। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही। The reactivity of hydrogen atom in the alkane toward substitution by bromination. Bromination दैट्स मीन यहाँ पर हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं और हेलोजिनेशन की जब बात करते हैं तो हेलोजन यहाँ पर एज अ फ्री रेडिकल रीजन की तरह वर्क करता है और फ्री रेडिकल जो हेलोजन होगा वो किस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को इजीली रिमूव करेगा। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2 देन H फ्री रेडिकल, ठीक है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर H है देन H देन CH2, यहाँ पर आपके पास में ये फ्री रेडिकल हो गया, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया
और थर्ड CH3 देन C देन CH3 देन CH3 देन यहाँ पर H है, तो ये टर्सरी फ्री रेडिकल हो गया। क्लियर है? अब इस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा, जो स्टेबल इंटरमीडिएट या स्टेबल फ्री रेडिकल जो बनेगा, उसके साथ में रेट ऑफ रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टर्सरी कार्बन एटम का जो फ्री रेडिकल होता है वो हाईली स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी भी वही होगी, जैसे टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल है, फिर देन सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है, देन प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये स्टेबिलिटी होती है और यही हैलोजनेशन के लिए रिएक्टिविटी का काम करेगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजन टुवर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा, रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर किसकी होती है क्लोरीन की, फिर किसकी होती है ब्रोमीन की, और फाइनल किसकी होती है आयोडीन की। तो ये कंडीशन यहाँ पर होता है। तो अब देखिएगा कौन सा आंसर हमारा मैच करेगा, फोर्थ ऑप्शन F2Cl2Br2I ये फॉलो करेगा। आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है और हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और हैलोजनेशन कर रहे हैं, हैलोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, Cl2 से रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर हम Cl2 से करते हैं, हैलोजन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस कंडीशन पे एल्केन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब एल्केन हैलाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहे हैं, और मेजर की बात करेंगे तो कौन सा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मेजर इंटरमीडिएट स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं और सबके एच की बात करूं, यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर ये एच है, अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये एच है, और इसको रिमूव करता हूं तो ये एच है। अब ऑब्वियसली बात है, देखिएगा यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये फ्री रेडिकल, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट होगा अगर कार्बन यहाँ पर, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये भी सेकेंडरी है और सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल है, और ये प्राइमरी है। तो अब यहाँ से मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तब होगा, मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा जहां पर इंटरमीडिएट स्टेबल फ्री रेडिकल बने। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है, सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी पर आप हैलोजन लगा सकते हैं, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो CH3 CHCl देन CH2 देन CH3, ये कंडीशन यहाँ पर होगी। तो अब आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाइड्रोकार्बन की नाइट्रेशन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर। नाइट्रेशन जब भी हम लोग करते हैं HNO3 नाइट्रेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इस कंडीशन पे NO2 फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होता है, और NO2 फ्री रेडिकल उस कार्बन एटम, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा वो प्रोडक्ट बनाएगा जहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, स्टेबल फ्री रेडिकल हाइड्रोकार्बन का फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा आपके पास में CH2 देन CH, यहाँ पर H एंड देन CH2H, तीनों H की बात कर लेते हैं। तो इसको आप यहाँ से फ्री रेडिकल हाइड्रोकार्बन का अगर यहाँ से H रिमूव कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी होगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये प्राइमरी होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन एटम के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, देन सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रोकार्बन का नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन हमेशा जब भी हम लोग नाइट्रेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो नाइट्रेशन में यहाँ पर NO2 फ्री रेडिकल वर्क करता है। ठीक है, और NO2 फ्री रेडिकल क्या करता है, उस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है जो स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, यानी स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा।
अब स्टेबल फ्री रेडिकल में क्या कंडीशन है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपके पास में CH2H यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है, देन यहाँ पर CH2, देन H है। तो इस हाइड्रोजन को अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्राइमरी है, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी प्राइमरी है, और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्सरी है। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो किस कार्बन एटम के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट्स मीन टर्सरी को सब्स्टिट्यूट किया और इससे प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी देखिए इससे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। H2SO4 plus SO3 that is the सल्फोनेशन प्रोसेस। और सल्फोनेशन प्रोसेस जब भी हम लोग करते हैं तो यहाँ पर SO3H फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ से जो अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर भी हमको क्या चेक करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल चेक करना पड़ेगा। तो उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता हो। जैसे कि यहाँ पर CH2H है, देन यहाँ पर आपके पास CHH है, देन C देन H, यहाँ पर मैं अलग से बना दे रहा हूँ, यहाँ CH2H है और यहाँ पर भी आपके पास में CH2H है। अब आप देखिए इसको रिमूव करेंगे, ये प्राइमरी है, इसको रिमूव करेंगे, अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप तो ये सेकेंडरी हो गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्सरी हो गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्राइमरी हो जाएगा, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्राइमरी होगा। तो रिएक्टिविटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी होगा। तो टर्सरी मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा आपका, टर्सरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बनेगा। और टर्सरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कौन सा प्रोडक्ट हमको दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिएगा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमको दिख रहा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। H2SO4 और SO3 जो है ये बेसिकली सल्फोनेशन को शो करते हैं, सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ये SO3H फ्री रेडिकल यहाँ पर यूज होगा। और SO3H फ्री रेडिकल यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमें यहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल चेक करना पड़ेगा, स्टेबल फ्री रेडिकल। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली कंडीशन ये होती है, अगर हम देखें एक हाइड्रोजन को तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी यहाँ से रिमूव करने की है, एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी यहाँ से रिमूव करने की है, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो गया प्राइमरी, ये कौन सा हो जाएगा टर्सरी, और ये कौन सा हो जाएगा सेकेंडरी। तो टर्सरी फॉर्म यहाँ से अगर हम देखें, ये टर्सरी फॉर्म हमारे पास में, तो ये SO3H इसी पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो बेसिकली यहाँ पर ये CH3 देन SO3H ये फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाइड्रोकार्बन में हमने H2SO4 SO3 यूज कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो है वो सल्फोनेशन प्रोसेस को शो कर रहा है, और सल्फोनेशन प्रोसेस दैट्स मीन SO3H फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पर यूज होगा। और सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन के साथ में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन एटम से होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो नेचुरल से बात है सेकेंडरी कार्बन एटम से, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बन एटम जनरेट होगा। तो यहाँ से SO3H फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट उसी जगह पर बना देंगे, CH3CH SO3H एंड देन CH3, ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। C6H12P has two type of alkene that can be reduced to one type of C6H14Q। देखिए C6H14Q है यहाँ पर, और ये टू टाइप के आपके पास में एल्कीन। अब टू टाइप के एल्कीन का मतलब ये है, टू टाइप का मतलब है दैट इज कॉल्ड द आइसोमर। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई C6H14 बनेगा, ओके ठीक है, रिड्यूस होगा, C6H14 बनेगा, वन टाइप ऑफ बनेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये टू टाइप के कौन से होंगे। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग आइसोमर चेक कर लेते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो देखो एक तो ये प्रोडक्ट बना हाथ से बना रहा होगा, ठीक है। अगर हम दूसरा इसका बनाए, दूसरा बनाए तो कितने बनेंगे देखते हैं यहाँ पर, ये सेकेंड ये बनेगा, ठीक है। एक और यहाँ से बन सकता है, एक और बन सकता है, ये हो गया, ये हो गया, एक और बन सकता है थर्ड।
तो इसका मतलब 1 2 3 1 2 1, ओके 1 2 3, यानी कितने बनेंगे इसके, इसके थर्ड 3 बनेंगे। इसकी बात करते हैं तो ये देखिए कितने आइसोमर बना सकता है, तो एक तो ये बना सकता है, एक ये हो गया, और साथ में एक और बना सकता है, और वो ये हो सकता है। तो देखिए इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। थर्ड में बात करते हैं, इस वाले में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर केवल एक एक प्रोडक्ट ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ लग नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 बनाएगा। तो बेसिकली आंसर को वैसे ही हम फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। देखिए फोर्थ में अगर ये 1 हो गया, एक ये यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 हो गया, एक ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 यहाँ पर बनाएगा। तो 2 बनाने वाले कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। Which the following alkane can be synthesized by the Wurtz reaction in good yield? Wurtz reaction basically क्या होती है? Wurtz reaction में बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्केहाइड प्लस सोडियम, ये तो यूज करते हैं, ठीक है। और एल्केहाइड और सोडियम यहाँ पर यूज करके बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 2 मोल्स ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि गुड यील्ड कौन से होते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है, अगर यहाँ पर ये गुड है, गुड यील्ड है, तो इसका मतलब एक ही चीज कंडीशन है, या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन बनता है दैट इज द सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की जो बनने की पॉसिबिलिटीज होती है वो मैक्सिमम। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 2 है, CH है, देन CH2, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे, या तो यहाँ से ब्रेक करोगे या यहाँ से ब्रेक करोगे, तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, यानी ये R है तो ये R डैश है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं होगा, सिमेट्रिकल हमें ढूंढना है। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी वही कंडीशन आपको दिखेगी, चाहे यहाँ से आप ब्रेक कर लो, तो ये R हो गया, ये R डैश हो गया, ठीक है। यहाँ से चेक करो, इसमें देखो आप दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, ये R है और ये R है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ये आपके सामने सिमेट्रिकल है, R R, यानी कि इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है, तो ये जो ऑप्शन होगा ये सबसे ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ भी आपको अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पर R डैश और ये R दिख रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल का मतलब होता है R R, जो प्रोडक्ट बनेगा ये सिमेट्रिकल होता है, तो ये मैक्सिमम फॉर्मेशन करता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे पास में है और ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन हो गई, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखिएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यानी कि ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है, ये भी फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल होगा और यहाँ भी फ्री रेडिकल होगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ CS2 देन C देन CS2 देन CS2 देन CS2, ये फ्री रेडिकल होगा। अब देखिए फ्री रेडिकल है तो नेचुरल सी बात है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट्स मीन फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which the following will form cyclohexane, ये है cyclohexane on reaction with the 2 moles of sodium, 2 moles of sodium यूज कर रहे हैं, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करें तो देखिए कि यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से तो आप एल्केन का फॉर्मेशन कर पाएंगे, यहाँ से आप 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, बट 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, अगर हम ले भी लें तो ले लें कंडीशन, सॉरी यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होगी, इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये बीच से बॉन्ड बनेगा, ये देखिएगा यहाँ से Br और यहाँ Cl रखा हुआ, तो यहाँ से अगर सोडियम के साथ करें तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाए, ठीक है, और जब ये फ्री रेडिकल कंबाइंड होगा तो उस कंडीशन पे ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। CH3 एल्किल हैलाइड है, लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लिथियम प्रोडक्ट बना रहा है, फिर देन CuI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फिर एल्किल हैलाइड, फिर Y ले रहे हैं, फिर एल्केन बन रहा है। ये बेसिकली जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द कोरेहाउसेस सिंथेसिस, कोरेहाउसेस सिंथेसिस, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली क्या होती है ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए एल्केहाइड की रिएक्शन सबसे पहले क्या करते हैं, लिथियम के साथ होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर सबसे पहले RLi प्लस LiBr का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट। सेकेंड में फिर हम लोग इसके 2 मोल्स लेते हैं और फिर ये देन CuI के साथ भी रिएक्शन करता है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो R2CuLi, ठीक है, प्लस LiI का फॉर्मेशन होता है।
आफ्टर देन फिर हम इसी मॉलिक्यूल्स को लेते हैं R2CuLi, और ये अदर कोई एल्किल हैलाइड है उसके साथ में रिएक्शन करता है, देन यहाँ पर R का डैश का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए R डैश है, ये R है, तो ये अनसिमेट्रिकल, इसको बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करें, देखिए एल्के हैलाइड हमारे पास में ये R है, ठीक है, लिथियम के साथ रिएक्शन किया, ये RLi हो गया। फिर CuI के साथ रिएक्शन किया, CuI के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर देखिएगा आप एक चीज समझिए, यहाँ CuI के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R2CuLi बनेगा, है ना। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो X बनेगा वो बनेगा R2CuLi। R2CuLi होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने, इस जगह पर अगर देखेंगे तो यहाँ CS3CS2 का होल 2CuLi, ठीक है, यही तो होगा CuLi, एक तो ये बनेगा। तो X तो ये हो जाएगा, X तो ये हो जाएगा, तो बेसिकली अगर X ढूंढे तो X तो हमको ये मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है फर्स्ट। सेकेंड, अब यहाँ पर Y है, Y से नोनेन मिल रहा है, यानी कि अब नोनेन का मतलब है 9 कार्बन, 9 कार्बन है, तो यहाँ कितने कार्बन एटम आपके पास में, यहाँ पर आपके पास 2 है, तो 7 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो 7 कार्बन एटम हमें चाहिए होगा, तो 7 कार्बन एटम कहाँ से मिल रहा है, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, 7 कार्बन एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 + 2 7 कार्बन एटम दिख रहा है, तो Y बेसिकली ये होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन होगा 1 और 4, ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।